औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। वही सारे जहां का रब है। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, और जो रब्बुल आलमीन भी है, सारे जहां का रब है। तो उस रब के हुक्म से मैं ये पैगाम हिंदुस्तान के तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, यहाँ तक कि हिंदुस्तान के बच्चे से लेकर बूढ़े तक, मर्द से लेकर औरत तक, सभी तक ये पहुंचाना चाहता हूं। ये मेरा पहुंचाना ज़रूरी है और ये हुक्म भी है। ऐसे सोशल मीडिया, इन चीज़ों के ज़रिए मैं तमाम हिंदुस्तान में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इसके अलावा भी दूर तक जहां पहुंच जाए दुनिया भर में, अच्छी बात है। और मैं बड़ी नम्रता से ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, बड़े मिठास बोल के साथ। और मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं ये पैगाम लोगों तक पहुंचा दूं। लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना, उनकी अपनी मर्जी है। किसी पर मैं ज़बरदस्ती नहीं थोप रहा हूं। तो सबसे पहले ये पैगाम को ये मत समझो कि मैं किसी पर ज़बर डाल रहा हूँ या ज़ोर कर रहा हूँ, या मेरे ज़ोर से चीखने चिल्लाने से कभी ज़ोर की आवाज़ आई तो ये ना समझे कि मैं गुस्से से बात कर रहा हूँ, ये ना समझे। और ये भी नहीं कि मैं डर के बात कर रहा हूँ, ना मुझे डर है, ना मुझे डराना है, ना डरना है, ना डराना है। मेन चीज़ ये है कि ये पैगाम है, तुम तक पहुँचाना है, बस। सही है, न डरना है, न डराना है। ये है खुदा का पैगाम, तुम तक पहुंचाना है, बस इतनी सी बात है। क्योंकि आने वाला समय बहुत ख़राब है। देखो, दुनिया पहले बहुत बनी बिगड़ी है, लेकिन अब जो बिगड़ने वाली है, बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाली है और बड़े बड़े वाक़या होने वाले हैं। अपने आसपास के गुजरे हुए दिनों को देख लो, फिर समझ में आ जाएगा। बड़ी बड़ी हुकूमत उलट पलट हो चुकी है, अभी और भी आगे बड़े बड़े ताज और तख्त उलट पुलट होने वाले हैं। इसलिए कोई घमंड गुरूर न करे। बड़े प्यार से मैं सबको ये पैगाम सब तक पहुंचाना चाहता हूं। कोई ये ना सोचे कि मैं दादागिरी कर रहा हूं या गुंडाई कर रहा हूं या धमकी दे रहा हूं। नहीं 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 नहीं, ये धमकी नहीं है। मैं एक आलिम हूं, मैं एक ज्ञानी हूं। मुझे पर्सनल ज्ञान दिया गया है, मुझे पर्सनल इल्म दिया गया है अल्लाह की तरफ से। इसलिए ये पैगाम अल्लाह का हर बंदे तक पहुंचाना मेरा ज़रूरी है, मेरा फ़र्ज़ है। अब आप चाहे माने चाहे ना माने, पैगाम पहुंचाना मेरा काम है, मानना ना मानना आपका अख्तियार है। जैसे अरबी में कहा गया है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेरा काम है पैगाम पहुंचाना। और बड़े मीठे लहजे में मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात हिंदुस्तान की फ़ौज, सबसे पहली बात हिंदुस्तान की फ़ौज, फिर उसके बाद हिंदुस्तान की पुलिस और उससे वाबस्ता जो दूसरी फ़ौजें हैं, जैसे SRP वगैरह वगैरह, और जितने भी डिपार्टमेंट हैं जवान के, जो हिंदुस्तान में इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो बाहर निकलते हैं, लाठी डंडा गन बंदूक लेकर और अवाम को मारते हैं। आजकल पुलिस के साथ कुछ और वर्दी वाले खड़े होकर लोगों के घरों को गिरा रहे हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं। तो और भी जवान किस्म के निकलते हैं। अरावली वन क्षेत्र के इस फॉरेस्ट लैंड को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाए। हरियाणा पुलिस और फरीदाबाद नगर निगम ने अब अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। SRP क्या है कि पुलिस क्या है कि किस डिपार्टमेंट क्या है, मैं नहीं जानता। लेकिन इस किस्म के तमाम जवानों को, फौज के बाद, फौज को भी और फौज के बाद तमाम
जवानों, तमाम डिपार्टमेंट के जवानों को और पुलिस को, चाहे वो एसपी डीएसपी हो, चाहे इससे भी बड़ा हो, चाहे हवलदार हो, चाहे इससे और छोटा हो। फौज में भी ऐसा ही है, चाहे कितना बड़ा जनरल हो, चाहे कितना बड़ा छोटा फौजी जवान हो, चाहे ये कि वो फौजियों के अंदर खाना बनाने वाला क्यों ना हो, सबके लिए। और उसके बाद तमाम गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी अधिकारी और तमाम किस्म के नेता, विधायक, मंत्री और ये हुकूमत, और इसके अलावा तमाम वो कट्टर हिंदू जो इस वक्त भीड़ जमा करके बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि शायद किसी को ये लगे कि मैं किसी को दिल दुखा रहा हूँ, या मैं कोई दादागिरी कर रहा हूँ, या मैं कोई धमकी दे रहा हूँ। ना, इस चीज़ों से मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा काम सिर्फ साफ साफ पहुँचा देना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेरा काम नहीं मगर साफ साफ पहुँचा देना। अब आपका काम है, चाहे मानो या ना मानो। अगर मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते तो उसके लिए फंतज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन। सो इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे हमवतनों, आने वाला समय बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। तमाम फौजी और तमाम हिंदुस्तान की हुकूमत, तमाम कर्मचारी, पुलिस, सभी अगर हिंदुस्तान में होने वाले तमाम जुल्म को नहीं रोकते तो ये सब बर्बाद होने वाले हैं, सब बर्बाद होने वाले हैं, सब बर्बाद होने वाले हैं। नंबर 1, फौज, तमाम फौजी मार दिए जाएंगे, तमाम फौजी बुरी तरह मार दिए जाएंगे और कोई भी फौजी ना बचेगा। कोई फौजी ये समझे कि वो जेल में जिंदगी गुजार लेगा, कैद खाने में चले जाएगा, कैदी बन के जिंदगी गुजार लेगा, ना, कोई फौजी नहीं बचेगा। हिंदुस्तान की कोई भी फौजी नहीं बचेगा, चाहे कितना बड़ा जनरल हो, चाहे कितना बड़ा छोटा जवान हो, चाहे वो किचन में काम करने वाला कुक हो, कुक पकाने वाला, खाना बनाने वाला हो। तमाम फौजी मार दिए जाएंगे। तमाम फौजियों के मरने के बाद उनके परिवार, उनकी फैमिली भी जकड़ ली जाएगी और तमाम फौजियों के बीवी बच्चों के साथ भी बहुत बुरा सलूक होगा। यहाँ तक कि तमाम फौजियों के घरों की जवान बेटियां घसीट ली जाएंगी और मुमकिन है उसकी इज्जत लूटी जाए और तमाम फौज की बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खेला जाए और तमाम फौजियों के घर के बुजुर्ग इंसान जो औरतों में भी मर्दों में भी बूढ़े हैं, बुढ़ापे को पहुंच गए हैं, उनको भी मार दिया जाए, उनको भी कुचल दिया जाए और या फिर उनको, बूढ़ों को, तमाम बूढ़ों को, जहां तक मुझे ज़्यादा उम्मीद है ये है कि तमाम किस्म के जो बूढ़े हैं, अधेड़ उम्र से ज़्यादा हैं या अधेड़ उम्र के हैं, इन सब को एक ऐसे डिटेंशन कैंप में डाल सकते हैं जिसकी छत नहीं होगी, जिसकी कोई छत नहीं होगी, सिर्फ चारों तरफ दीवार होगी, बस उसमें उन्हें छोड़ दिया जाएगा। ना खाना, ना पानी, ना कोई ओढ़ना, ना कोई बिछाना। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो। मतलब ये है कि गर्मी के बाद बरसात आती है, बरसात के बाद ठंडी आती है। कौन सा भी मौसम होगा, जब तक खुले छत में जी सकेंगे जी लेंगे, उसके बाद वो मर जाएंगे सड़ सड़ के, तड़प के। जब पानी भी ना होगा, खाना भी ना होगा और खुली छत होगी तो कितना दिन जिएंगे। ये बुरा हाल सभी का होने वाला है, मिलिट्री के घर वालों का, पुलिस के घर वालों का, सरकारी अधिकारियों के घर वालों का और तमाम पुलिस वालों के घर वालों का, तमाम मिनिस्टर, विधायक, मंत्री और तमाम हुक्मरानों के घर के बुजुर्गों का, अधेड़ उम्र के लोगों का यही अंजाम होने वाला है। और जो जवान किस्म के लड़के हैं, मर्द हैं, शायद उनको मार दिया जाएगा कुचल कुचल के, और जो जवान औरतें हैं उनको पकड़ लिया जाएगा। तमाम किस्म की औरतों को
जवान जो होंगी खूबसूरत होंगी, जाहिर सी बात है कि उसकी इज्जत रेजी होगी, उसकी इज्जत लूटी जाएगी। 5 साल की अगर बच्ची भी होगी तो बचना नामुमकिन है, उसकी इज्जत आबरू से खेला जाएगा। बहुत बुरे दिन आ रहे हैं, बहुत बुरे दिन आ रहे हैं, बहुत बुरे दिन आ रहे हैं। नंबर 1 फौजी, नंबर 2 पुलिस, जो तमाम किस्म के पुलिस डिपार्टमेंट और उनके अलावा जवान के डिपार्टमेंट हैं, आला अधिकारी जो भी, जैसा कि आजकल बुलडोज़र जब किसी भी घर पे चलाया जाता है किसी गरीब के, तो पुलिस के साथ और न जाने कितनी अलग अलग वर्दी पहनकर आ जाते हैं, डंडा लेकर, AK-47 लेकर, और खड़े होकर गरीब के घर को बुलडोज़र चलवाते हैं, गरीब के घर को गिरवाते हैं, उस गरीब के घर पर बुलडोज़र चलाते हैं। और तमाम मिनिस्टर्स, तमाम विधायक सब देख रहे हैं, लेकिन गरीब का घर बचाने वाला कोई नहीं। हुकूमत गरीबों का घर तोड़वा रही है, गरीबों का घर बचाने वाला कोई नहीं। अब अगर फौज कहे कि मेरा क्या कसूर है, मेरा काम तो बॉर्डर पे होकर लड़ना है, और पुलिस कहे मैं क्या करूं, मैं तो अपने ऊपर आला अधिकारी का कहना मानता हूं, मेरी ड्यूटी है। आला अधिकारी कहे जी मिनिस्टर का कॉल आया, मिनिस्टर का हुक्म है, मैं क्या करूं, मिनिस्टर का हुक्म था। मिनिस्टर बोलेगा मैं क्या करूं, प्रधानमंत्री का ऑर्डर था, ऊपर से ऑर्डर आया था। पर सब ने मिलकर गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर चला दिया ना, है ना, सब ने मिलकर गरीब के झोपड़ी पर बुलडोजर चला दिया। ये नहीं सोचा कि उस गरीब के घर पर बुलडोजर चलेगा तो उस घर में भी 5 साल की बच्चियां भी होंगी, उससे छोटी भी बच्चियां होंगी, और उससे बड़ी जवान बच्चियां भी होंगी, शादीशुदा भी होंगी, और उस घर में बूढ़े भी होंगे, बूढ़ी औरतें भी होंगी। अगर आप गरीब के घरों पर बुलडोजर चला दोगे तो वो घर वाले बूढ़े, बच्चे, जवान, बच्चियां सब कहां जाएंगे? औरत मर्द सब कहां जाएंगे? बेसहारा बेछत के घर में कहां जाएंगे बताओ? जैसे तुमने गरीबों का, तुम सब ने मिलकर, फौज, पुलिस, गवर्नमेंट सर्वेंट, मिनिस्टर, हुकूमत, सब ने मिलकर गरीब के झोपड़े पर बुलडोजर चलाया, वो बेघर हो गए। उनके घर वाले कहां? आसमान तले, उनके सर पे कोई छत नहीं। इसी तरह हर किसी के परिवार को मार दिया जाएगा, जवान बेटियां छीन ली जाएंगी, और सभी अधेड़ उम्र के लोगों को, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत, उसको एक बगैर छत के डिटेंशन कैंप में कैद कर दिया जाएगा। गर्मी, बरसात, ठंडी जो भी हो, उसमें वो सड़ सड़ कर मर जाएंगे, उन्हें बचाने वाला कोई न होगा। इसी तरह इसे, मेरी बात को मजाक मत समझना, ये ऊपर से ऑर्डर है। ये मैं क्या करूं, मजबूर हूं मैं तुम तक ये हुक्म पहुंचाने का लिए, ये हुक्म तुम तक पहुंचाने के लिए मजबूर हूं। क्या करूं, मुझे भी ऊपर से ऑर्डर आया है। जैसे पुलिस वाले कहते हैं ना, हाँ जी हम क्या करें, ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है। फौजी कहेंगे हम क्या करें जी, हम तो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। ऐसे भाई साहब हम भी मजबूर हैं, आपको सिर्फ ऑर्डर ही दे रहे नहीं, हम आपको सिर्फ पैगाम पहुंचा रहे हैं बस। हम भी मजबूर हैं, क्या करें, हमको भी ऊपर से ऑर्डर आया है कि इनको पहुंचा दो। अल्लाह का ये सिस्टम है। आप अगर कुरान पढ़ लो तो आपको मालूम पड़ जाएगा, किसी मुसलमान कुरान पढ़ने वाले मुसलमान आलिम से पूछ लो तो आपको मालूम हो जाएगा कि अल्लाह का ये सिस्टम है कि जब कोई बस्ती हिलाक करता है, या जब कोई बस्ती हिलाक करने का इरादा करता है, जब किसी कौम को तबाह बर्बाद करने का इरादा करता है, तो सबसे पहले उसी बस्ती में से, उन्हीं लोगों में से किसी एक को चुनकर उन तक पैगाम पहुंचाता है कि जाओ मेरे बंदों तक पैगाम पहुंचा दो। अगर मानते हैं तो अल्लाह की मर्जी फिर उन्हें बचा सकता है, और अगर नहीं मानते तो अल्लाह ताला ऐसी कौमों को बर्बाद कर देता है। क्या करें, हम भी मजबूर हैं, हमें तो पैगाम पहुंचाना है, और ये ऊपर से ऑर्डर है, सबसे जो ऊपर है उसका ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है मेरे भाई, ऊपर से ऑर्डर है। पैगाम पहुंचाना मेरा काम है,
अमल करना ना करना जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार आप सभी लोग हैं। मैं उसका जिम्मेदार नहीं, मैं इससे बरी हूँ क्योंकि मैं अपना पैगाम पहुँचा देना चाहता हूँ। बस आगे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह तुम पे रहम करे, छोड़ दे, बख्श दे, मार दे, काट दे, तुम्हारी घर की औरतों को छीन ले जाए, उठा ले जाए, 5 साल की बच्ची का रेप करवाए या उनकी झज्जियाँ उड़ा दें, इज्जत की जवान को घसीट घसीट कर रेप करवाए, ये मैं नहीं जानता, उसकी मर्जी। वक्त बताएगा कि क्या होगा। लेकिन मुझे जो खबर मिली है वो यही है कि फौज, पुलिस और सरकारी अधिकारी और तमाम किस्म के मिनिस्टर्स, विधायक और तमाम हुक्मरान और तमाम वो भगवाधारी कट्टरवादी जो इस हुकूमत का साथ दे रहे हैं, सभी लोगों को मार दिया जाएगा। सभी के घर की औरतों को जो जवान होंगी उन्हें पकड़ लिया जाएगा। सभी के घर के जो अधेड़ उम्र के होंगे, बूढ़े होंगे, ख्वाह वो मर्द हों ख्वाह वो औरत हों, उन्हें बगैर छत के डिटेंशन कैंप में कैद कर दिया जाएगा। मुमकिन है कि उन्हें खाना पानी कुछ भी न दिया जाए। बगैर खाना पानी के जब तक तड़प तड़प कर जी सकते हैं जी लें। उसके बाद जब मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, बदबू मारने लगेंगे तो एक बुलडोजर आएगा, एक गाड़ी आएगी जो उसमें कुचल देगी बुलडोजर से, या फिर कुचल के फिर एक गाड़ी में भरेंगे और उठा के ले जाके कचरे के डब्बे में दूर कहीं फेंक देंगे। क्यों? क्यों? इसलिए कि इस वक्त की फौज, इस वक्त की पुलिस और दीगर डिपार्टमेंट जवानों के और तमाम मिनिस्टर, विधायक, नेता और तमाम गवर्नमेंट के लोग और तमाम भगवाधारी जो इसको और कट्टरवादी जो इस हुकूमत का सपोर्ट कर रहे हैं, उनका षड्यंत्र यही है। इसी षड्यंत्र पर वो काम कर रहे हैं कि वो दुनिया भर की औरतों को कैद करके उनको बाजार में बिठा दे। इस वक्त जो हुकूमत काम कर रही है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रही है। वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी की प्लानिंग है। इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी वो जो 1676 में या 1776 में बनी थी, जर्मन में किसी यहूदी ने बनाई थी। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट शब्द को सबसे पहले 1773 यानी 1773 में मेयर एम्स्टल रोथस्चाइल्ड नामक एक धनी मनुष्य जो जर्मनी में रहता था, जबकि वो एक यहूदी परिवार का है, इस रोथस्चाइल्ड परिवार के द्वारा सबसे पहले वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का ये विचार को लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। उस इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के तहत, उस षड्यंत्र के तहत, उस प्लानिंग के तहत अब दुनिया भर में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम हो रहा है। 9/11 का हमला, वहां से लेकर हमारे हिंदुस्तान में 26/11, पठानकोट वगैरह वगैरह बहुत कुछ जो कुछ हुआ है, सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक हिस्सा है। और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए ये सब काम किया जा रहा है। ये हुकूमत जो कर रही है काम, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आदित्यनाथ योगी जी और मोहन भागवत जी। जब बड़े बड़े देश इकट्ठे होकर एक ऐसी चर्चा जारी किया था, उसमें उन लोगों ने एक विषय पर खासकर चर्चा किया था, वो है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। आपने सुना होगा वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में, यानी विश्व में एक ही सरकार होना है। इस विषय के ऊपर उन लोगों ने चर्चा किया था। और बीते फरवरी महीने में इस चर्चा के पश्चात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में एक भाषण दिया था। उस भाषण में भी उन्होंने इस विषय के बारे में खासकर बताया था। लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी ने दिया हुआ उस भाषण का उस क्लिप को आप इसमें देख सकते हैं। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश करें। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। प्रियो, आपने सुना, नरेंद्र मोदी सरकार ने भी एक ही बात को कह रहा है कि हमारा यहाँ पर भी इंडिया में या विश्व में हर जगह में
एक सरकार यानी विश्व सरकार जिसको वर्ल्ड गवर्नमेंट कहते हैं वो आना जरूरी है और आना ही होगा करके नरेंद्र मोदी जी का कहना है। आज ये जो काम कर रहे हैं ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत, उनके षड्यंत्र के तहत, उनके प्लानिंग के तहत दुनिया भर के हुक्मरानों को मारकर या अपना गुलाम बनाकर दुनिया भर में उनकी हुकूमत हो जाए और दुनिया के सारी दौलत पर उनका कब्जा हो जाए और दुनिया भर के तमाम औरतों को वो अपने बिस्तर पे ले जाएं और बाजार में बिठा दें। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का यही सिस्टम है, इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का यही प्लानिंग है। ये जो हुकूमत है मोदी जी कर रहे हैं ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मुताबिक हुकूमतें, दुनिया की हुकूमत छीन ली जाएगी, दुनिया में एक हुकूमत होगी और तमाम औरतों को पर्सनल रद्द कर दिया जाएगा। कोई किसी से शादी नहीं कर सकता, शादी कर सकता है लेकिन आज की तरह नहीं। कोई किसी औरत को अपनी बीवी बनाकर पर्सनल अपने लिए नहीं रख सकता, बल्कि चाहे शादी करे या ना करे उससे रख सकता है। उस पर हर मर्द चढ़ सकते हैं, हर मर्द उसके साथ मुकाला कर सकते हैं, ऐसा कानून होगा। यानी हर औरत को ले जाकर बाजार में बिठाया जाएगा, हर औरत को मना किया जाएगा कि वो कपड़े ना पहने, नेकेड रहे या ऐसे कपड़े पहने जिससे उसका जिस्म जाहिर हो। बहरहाल 100% ये है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत औरतों को बाजारू औरत बना दिया जाएगा, उन्हें बाजार में बैठा दिया जाएगा और उन तमाम औरतों को 5 साल की हो चाहे 6 साल की, 5 साल 6 साल की औरत लड़की से लेकर के जवान हर औरत को बाजार में बिठाया जाएगा। चाहे वो अच्छी कंडीशन वाली बाजार हो, चाहे वो सेकंड क्लास वाली हो, चाहे वो थर्ड क्लास वाली हो, बाजार में होगा। एक बाजार ऐसी होगी जिसमें बड़े बड़े हुक्मरान जाएंगे, एक बाजार ऐसी होगी जिसमें थोड़ा छोटे लोग जाएंगे, एक बाजार ऐसी भी थर्ड क्लास की होगी जिसमें हर आम खास जा सकेगा। तो उसमें भी हर बाजार में 4 साल की भी होंगी, 5 साल की भी होंगी और जवान भी औरतें होंगी। जैसी खूबसूरत होगी, जैसे फिगर होगा, वैसे वो डिपार्टमेंट में बांट दिया जाएगा। बहरहाल औरत की किस्मत में बाजार में बैठना है। ये हुकूमत हिंदुस्तान की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, आदित्यनाथ योगी के और मोहन भागवत जी की, ये जानते हैं कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं और ये लोग किसी धर्म के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अखंड भारत के लिए काम नहीं कर रहे हैं, राम राज्य के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सनातन धर्म के लिए नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हुकूमत अमेरिका की होगी, यूएस की होगी, बाकी सब यूएस के गुलाम होंगे और यूएस के साथी होंगे उनके अपने यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और नेटो के देश छोटे बड़े। इसके अलावा सब गुलामी के तबके में आएंगे और सब तमाम दुनिया भर की बेटियां बाजार में बिठा दी जाएंगी। ये है षड्यंत्र, ये है प्लानिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की और ये न्यू ऑर्डर को प्रमोट कर रहे हैं यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और नेटो देश। और बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े मंत्री हैं, बगैर मंत्री के बहुत बड़े बड़े लोग जो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के मेंबर्स हैं, उनको ये बात पता है और वो ये काम कर रहे हैं। और इस इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के प्लानिंग के तहत अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी और मोहन भागवत जी ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं, इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं और इनकी हिफाजत हिंदुस्तान की फौज कर रही है, इनकी हिफाजत पुलिस कर रही है और दूसरे जवान अधिकारी कर रहे हैं और इनकी मदद तमाम किस्म के मंत्री, विधायक और भगवाधारी अवाम कट्टर हिंदू धर्म के नाम पर कर रहे हैं। हालांकि इन कट्टरवादी हिंदुओं को नहीं मालूम है कि इनकी हुकूमत धर्म के लिए नहीं बल्कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रही है। जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का काम हो जाएगा तो हिंदुस्तान में ऐसा ही हो जाएगा, हिंदुस्तान के हुक्मरान ऐसे ही रहेंगे जैसे हिंदुस्तान के लोगों ने एक मूवी देखी होगी, फिल्म देखी होगी आमिर खान की लगान।
जिसमें हिंदुस्तान का राजा कुलभूषण खरबंदा होता है और गरीब झोपड़े में रहने वाला अमीर खान, और 3 गुना लोगों पर लगान देने का हुकूमत ऐलान कर देती है जो वो नहीं दे सकते। लोग अपने राजा कुलभूषण खरबंदा से रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये फैसला अंग्रेज़ों का होता है। ऐसा ही हिंदुस्तान हो जाएगा, सारे फैसले अंग्रेज के होंगे, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के होंगे, हिंदुस्तान के लोग सब गुलाम होंगे। जब इंसाफ का चेहरा बुलडोजर बन जाए तो उसके चल जाने के बाद सही गलत की बहस का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो तो चल चुका होता है। प्रशासन की दलीलों के साबित होने की जगह तो अदालत। 25 मई को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ और इसका नोटिस चिपकाया गया कि 9 जून को खुद से ध्वस्त कर दें या 12 जून को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। अब पुलिस कहती है कि इस घर से हथियार मिला है। जावेद की बेटी सुमैया कहती हैं कि जब घर खाली कर दिया गया था तब मलबे से ऐसी चीजों का मिलना संदेह पैदा करता है। आज मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप नाम का जो अभियुक्त था, जो अभी तक की तफ्तीश में इस पूरी घटना का सूत्रधार बन के उभर के आया है, उस पे उसके अवैध निर्माण पे ये जिला प्रशासन और पीडीए के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान उसके घर की सर्चिंग भी की गई और उसमें आपत्तिजनक सामान मिले हैं। टोटल जो आपत्तिजनक सामान मिले हैं, जिसमें अवैध असलहे और आपत्तिजनक पोस्टर वगैरह हैं, उसको कब्जे में ले लिया गया है। उसकी सूची बन रही है और उसको तफ्तीश में शामिल किया जाएगा। अगर आप डिटेल में बात करना चाहें तो जो भी असलहे मिले हैं उसमें एक 12 बोर का अवैध तमंचा है। इसके अलावा 315 बोर का एक तमंचा है और कई कारतूस बरामद हुए हैं। कुछ कागजात बरामद हुए हैं जिसपे माननीय न्यायालय पर तल्ख टिप्पणी और आपत्तिजनक टिप्पणी इस मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के द्वारा किया गया है। इन सभी चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा और इनको सबूतों में शामिल किया जाएगा ताकि सबूतों के साथ अच्छी लिखा पढ़ी करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष इन सभी चीज़ों को पेश किया जा सके। जावेद की बेटी सुमैया फातिमा कहती हैं कि उनके पिता ने फेसबुक पर शांति की अपील की थी। घर ढहाने से पहले खाली कर दिया गया था, तब हथियार कहां से मिल गए? जब ऐसी चीजें मिली भी तो उन्हें मीडिया के सामने क्यों नहीं दिखाया गया? देखिए, जब हमारा घर डिमोलिश हो रहा था उस वक्त पूरी लाइव ब्रॉडकास्ट चल रही थी। हर एक सामान निकलते हुए सब लोग देख रहे थे। हम खुद लाइव ब्रॉडकास्ट में अपने घर को टूटते हुए देख रहे थे। उसमें जो सामान नहीं निकले थे वो किताबें थीं और हम लोग की कुछ याद भरी चीज़ें थीं और कुछ नहीं निकला था। वहाँ पर जितने भी लोग थे उन लोग ने भी यही देखा था। जब निकल रहा था तब कुछ ऐसी चीज़ नहीं निकलती तो उस वक्त हमारी फ़ोटोज़ ना दिखाकर शायद वो लोग मीडिया वाले उस वक्त उन चीज़ों पे हाईलाइट ज़्यादा करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि ऐसा कुछ निकला ही नहीं। जब पूरा घर खाली कर लिया उन्होंने तोड़ दिया, टूट गया घर, पूरा खाली हो गया, सामान सारे बिखर गए। उसके बाद शाम में अचानक से हमारे घर से उस मलबे में से ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। ये तो मतलब सोचने वाली बात है कि अचानक से मलबे के अंदर से ये सब चीज़ें कैसे निकल रही हैं। जब घर खाली कर रहे थे तब क्या उनको ये सब चीज़ें नहीं दिख रही थी? गलियां ना मिले ना सही, कांटों से सजा